बढ़ावा देते हैं, उस चीज को स्प्रेड कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये क्लाउड, ये सर्कल, ये सपोर्ट ना हो तो आपकी स्ट्रगल्स में मजीद इजाफा हो जाता है। ये आर्टिफिशियल बैरियर्स लगाता है टैलेंट के लिए, मेरिट के लिए, कि वो आगे ना आ सके। चाहे हम स्पोर्ट्स स्टार्स की बात करें, चाहे हम मीडिया की बात करें, यहां तक कि अगर हम सियासत की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि अकरबा परवरी आड़े आती है, बैरियर्स क्रिएट करती है फॉर द टैलेंट। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारा जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पलवशा याहिया। शी इज अ स्पीकर, शी इज एन एक्टर, यू सी हर इन मीडिया। थैंक यू वेरी मच पलवशा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तुबा कैसर विद अस, ताकि हम समझ सकें कि ये कितना रियल है और कितना हमारे जहन की एक तरह से कहना चाहिए क्रिएशन है, कि हमें लग रहा है कि फलाने शख्स को कोई हम पे एडवांटेज हासिल है। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज फॉर बीइंग हियर। और हो सकता है प्रोग्राम में आगे चलकर हमें डॉक्टर मोइज भी ज्वाइन इन करें, एंड वील डेफिनेटली बी पिकिंग हिज ब्रेन्स फॉर दिस एज वेल। सबसे पहले अगर पलवशा आपसे शुरुआत करना चाहूं, यंगस्टर्स ये जो एक नजरिया बना लेते हैं कि, और इससे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं वो लोग जिनके शायद कोई कॉन्टैक्ट्स ना हो, और लोग कहते हैं कि अगर आप उस क्लैन से ताल्लुक नहीं रखते, अगर आप एक आउटसाइडर हैं तो आपके लिए अंदर आना मुश्किल होता है। लेकिन तुबा यहाँ पे पलवशा ने जिक्र किया ट्रस्ट का, कि एक तो ये बात है ना कि जी अगर मैंने मिसाल के तौर पे एक बिग बजटेड प्रोडक्शन करनी है तो मैं एक तरह से ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और मैं चाहूंगी कि किसी ऐसे शख्स पे लगाऊं जिसपे मुझे एतबार हो, या मुझे एक लॉन्ग टर्म फायदा लग रहा है क्योंकि वो मेरा ही बहन, मेरा ही भाई या मेरा बेटा है, तो मेरे लिए आसान है उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना बजाय इसके कि किसी और पे रिस्क लिया जाए। लेकिन क्या वाकई यहाँ पे ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर या आपकी अपनी इनसिक्योरिटी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो नेपोटिज्म जो ये वर्ड है, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये आई थिंक बहुत ही पहले से लाइक ग्रीक कैथोलिक टाइम से चल रहा है, जिसमें जो प्रीस्ट होते थे दे यूज्ड टू प्रीस्टहुड देयर नेफ्यूज। तो आई थिंक ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा इसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एंड अगेन जैसे कि आपने कहा कि अच्छा, एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर डिस्क्रिमिनेटिव अब्यूज, कि इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ समवन इज योर फेवरेट, दैट इज रॉन्ग। But why isn't it comes under any crime, or why is it not considered much unethical? Because it has a good aspect and a bad aspect. Good aspect is that if I am putting priority towards someone who I know than a stranger, because I have trust in their talents, I believe they are going to benefit with their talents to an organization, and knowing their limitations and the rapport building and the trust that you mentioned, wo easy hoga, wo beneficial hoga for me to work with them and for the organization, then it's fine. But you are just doing that because you know them, they are your blood relatives, or they are your nephews or children. लेकिन आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसका सबसे अहम पहलू तो ये है कि वो शख्स जो मेरिट पे है, जिसके पास टैलेंट है लेकिन एसोसिएशन नहीं है, वो अपने लिए समझता है कि मेरे लिए एक रुकावट है, मैं किस तरह अंदर पहुंचूं, क्योंकि अंदर तो एक बिग बॉयज का क्लब है जो सिर्फ और सिर्फ अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों के बच्चों को प्रमोट करते हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों को ये बेहतर समझाने के लिए चले हम बॉलीवुड की मिसाल ले लेते हैं, जहां से इस वक्त ये बड़ी एक राइट डिबेट है उनके यहाँ कि जी सिर्फ जो पुराने एक्टर्स थे उनके बच्चे ही आ सकते हैं और बड़ी प्रोडक्शंस में काम कर सकते हैं, उनको बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। यहां तक कि एक न्यू कमर ने, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में उनकी कोई जान पहचान, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, उन्होंने कहा जी हमारी इनकी स्ट्रगल वहां से शुरू होती है, यानी जो नेपो किड्स जिनको आजकल कहा जा रहा है, इनकी स्ट्रगल वहां से शुरू होती है जहां पे हमारी स्ट्रगल खत्म होती है। यानी फॉर समबडी जिसका ताल्लुक नहीं है इंडस्ट्री में, उसको अपनी पहली मूवी, अपना पहला ब्रेक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उनके ख्याल में इन नेपो किड्स को एक सोने की स्त्री में सजाकर वो पहला ब्रेक मिलता है। तो मुझे ये बताइए कि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो ऐसा कोई रिश्तेदारी के तहत किसी को पहला ब्रेक मिल गया, कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, क्या हम सवाल उठा सकते हैं उसके एक्चुअल टैलेंट पे? क्योंकि देखिए जी, किस्मत का भी तो उसमें कोई रोल होगा। एंड जस्ट फॉर एसोसिएशन के कोई एक बहुत बड़े स्टार का बेटा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अनटैलेंटेड है और उसको सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म की बुनियाद पे मिल रही हैं। क्या कहेंगी तुबा? आई थिंक कि ये बात हम उसको इस बात पे सिर्फ जज नहीं कर सकते कि ये इसको इसलिए ब्रेक मिल गया कि उसके फादर वाज इसी लाइन से थे। ये हर प्रोफेशन की मैं बात कर रही हूँ, बट वी नीड टू फोकस ऑन द टैलेंट ऑल्सो।
فار انسٹنس اگر جیسے میں ایک فیملی سے ہوں جہاں زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں, تو I grew up with the knowledge. I had the medical background. I grew up with, so I am better at it. But that doesn't mean کہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, they can't be a better doctor or they can't be a better professional. So I think talent اگر اچھا ہے تو we need to promote it. اور اگر آپ کو لگتا ہے ٹیلنٹ نہیں ہے اور ان کو صرف فیم مل رہا ہے because they are from a big family, then that is wrong and then you can call out that. نہیں, مجھے ہمیشہ یہ تکلیف ہوتی ہے. پلوشہ, تمہارا اوپینین بھی میں اس پہ چاہوں گی کہ ملیں گے. کیا وجہ ہے اگر ہم پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کریں کہ کئی اسٹرگلرز نیپوٹزم کا سامنا کرتے ہیں, اچھا اسٹرگل کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے لیے ایک مقام بنا لیتے ہیں وداؤٹ بٹرنس, کوئی کڑواہٹ اپنے اندر لائے بغیر, جبکہ آن دی ادر ہینڈ کئی لوگ بالکل اس سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح اتنی نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خودکشی بھی کر لیں. تو کیا فرق ہوتا ہے؟ پرسنالٹی ایک تو اگین کوئی بھی اسٹریسر کسی کے لیے ایک اسٹریس کسی کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے, کوئی دوسرے کے لیے بہت چھوٹا ہو سکتا ہے. تو اگین ہم اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں, ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کو ایز این اپرچونٹی لیتے ہیں ٹو گرو, کہ ہم اور گرو کریں گے مشکلات کے اندر کام کرتے ہوئے, مجھے اور پتا چلے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ساری ان کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن اگین اگر بار بار ایک ہی چیز ان کے ساتھ ہوگی کہ فیوریزم کے چکر میں ان کو پیچھے جائے گا, تو ہر کوئی اس کو اپرچونٹی تو نہیں سمجھے گا. زیادہ تر لوگ امید کھونے لگ جاتے ہیں. جب امید کھونے لگ جاتے ہیں اپنی and when they see کہ ان کا پروموشن نہیں ہو رہا, ان کا انکریمنٹ نہیں ہو رہا, تو وہ ہوپلیسنس کی طرف جانے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی رسپانسبلٹیز نہیں کر پائیں گے, تو دین اگین ان کو پھر ڈپریشن, انگزائٹی ہٹ ہونے لگتا ہے. کمنگ ٹو دا فیمیل, ان کے ساتھ آج کے زمانے میں میل فیمیل دونوں بہت کارپوریٹ اورینٹڈ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا, جیسے آپ نے ابھیشیک بچن کی ایگزامپل دی, آئی تھنک بالی ووڈ اور موویز میں اگر نیپوٹزم میں کوئی آگے آ بھی آتا ہے بیکاز ان کو یہاں پہ خود پرفارم کرنا ہے, کیونکہ ان کو پبلک کو فیس کرنا ہے, وہ یہاں پہ آ کے تھوڑے انڈر دی آئی آ جاتے ہیں کہ پبلک یا تو پسند کرے گی یا نہیں. لیکن یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیپوٹزم شاید آپ کے لیے وہ پہلا دروازہ کھولنے میں مددگار ثابت ہو جاتا ہے. اٹ گیٹس یور فٹ ان دا ڈور. آپ اس جگہ پہ پہلا آپ کو بریک مل جاتا ہے, شاید جس کے لیے دوسرے اسٹرگلرز کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت پڑے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کی میرٹ, آپ کی قسمت, یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتی کہ آپ آگے کہاں جاتے ہیں. ڈاکٹر میز کمنگ بیک